एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज का वीडियो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ही आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पढ़ने के दृष्टिकोण से इसके भौतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। इसको फिजिकल रूप से पहला भाग है वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा है वेस्ट कॉर्डिलेडा यानी पश्चिमी कॉर्डिलेडा। जैसा कि हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी पढ़ा था पश्चिमी कॉर्डिलेडा, उसमें हमने रॉकी पर्वत को पढ़ा था। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जब हम पश्चिमी कॉर्डिलेडा पढ़ेंगे तो इसमें हम एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और उसी पर्वत श्रेणी के बारे में विभिन्न बातों को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो उसके बाद हमारा मिडिल प्लेन्स आता है, उसके बाद ईस्टर्न हाईलैंड्स आता है। तो ये सभी बातों को मैं एक बार मैप पर दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैप पर इसको जो है इसके भौतिक विभाजन यानी इसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, एक मैप में आपको दिखाऊंगा। यहाँ जो है ये मैप देखिएगा। अभी मैं जो बातें आपको बताया था कि इसका जो 4 भागों में फिजिकल डिवीजन किया गया है। सबसे पहला भाग जो है किनारे किनारे जो है ये तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट इसका पश्चिमी कॉर्डिलेडा, जिसके अंतर्गत एंडीज पर्वत आता है। ये हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हमने बताया पूर्वी हाईलैंड्स, यानी पूर्वी हाईलैंड्स के अंतर्गत ये हमारा ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स आता है, गुआना हाईलैंड्स आता है, यानी पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो हमारा पश्चिमी कॉर्डिलेडा है यानी एंडीज पर्वत की श्रेणी है, और ये हमारा पूर्वी जो हाईलैंड्स है, इनके बीच जो है बीच वाले क्षेत्र को, ये सारे क्षेत्र को मिडिल प्लेन्स यानी मध्यवर्ती समतल क्षेत्र, मध्यवर्ती निम्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से इस कॉन्टिनेंट की उपजाऊ भूमि पाई जाती है, जहाँ मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन होता है। आगे मैं विस्तृत रूप से इसके बारे में बताऊंगा। अभी मुख्य रूप से आपको जानना है कि हमने 4 भागों में जो बांटा था, ये कोस्टल एरिया था, तटीय क्षेत्र था। उसके बाद हमारा एंडीज पर्वत का यह क्षेत्र था, जिसको पश्चिमी कॉर्डिलेडा बोलते हैं। उसके बाद हमारा पूर्वी उच्च भूमि था, जिसको ब्राज़ीलियन हाईलैंड, गुआना हाईलैंड बोलते हैं। उसके बाद बीच वाला पार्ट जो हमारा है, ये बीच वाला पार्ट टोटल हमारा बीच वाला ये पार्ट हमारा दोनों के बीच का, यानी ये पहाड़ी और मान लीजिए ये पहाड़ी के बीच का भाग हमारा समतल है, जिसको हम मिडिल प्लेन्स वगैरह बोलते हैं। देखिएगा, फिर आगे हम देखते हैं इसी कॉन्टिनेंट में हमने मैप पर भी इस बात को बताया है। देखिएगा, पैसिफिक ओशियन से जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारा कोस्टल प्लेन्स आता है, यानी जो तटीय क्षेत्र है वो आता है। उसके बाद हमारा ये जो उठा हुआ पार्ट है ये वेस्टर्न कॉर्डिलेडा यानी एंडीज पर्वत वाला पार्ट है। उसके बाद मिडिल प्लेन्स आता है। फिर हमारा मिडिल प्लेन्स यानी समतल क्षेत्र से थोड़ा सा उठा हुआ क्षेत्र, थोड़ा सा पठाड़ी टाइप का क्षेत्र आता है, जिसको ईस्टर्न हाईलैंड्स बोलते हैं, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो पार्ट आता है अटलांटिक महासागर का पार्ट आता है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो इसी तरह के क्षेत्र हमारे इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहला जो पार्ट था हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, उसके बाद हम विस्तृत चर्चा करते हैं। महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट के सहारे एक संकरे तटीय क्षेत्र, यानी अभी जो मैप में आपको दिखाया कि महाद्वीप के जो पश्चिम क्षेत्र में जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, संकरे तटीय क्षेत्र को हमने पश्चिमी तटीय क्षेत्र नाम दिया था। इसी पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो है अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, जो कि विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जिसको हम नॉन पोलर भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे नॉन पोलर शुष्क मरुस्थल है। इस अटाकामा मरुस्थल में एक कलामा नामक जगह है, जहां पिछले 400 वर्षों से कभी भी वर्षा नहीं हुई है। और ये अटाकामा मरुस्थल मुख्य रूप से सोडियम नाइट्रेट और तांबा का यहाँ भंडार पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, हमारा पश्चिमी कॉर्डिलेडा जो वेस्टर्न हाईलैंड है, वेस्टर्न कॉर्डिलेडा है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी भाग में तटीय क्षेत्र के बाद जो पर्वतीय भाग आता है उसी को हम पश्चिमी कॉर्डिलेडा बोलते हैं।
ये पर्वतीय भाग है। कोलंबिया से लेकर चिली तक फैला हुआ है। यानी मैंने आपको मैप में बताया था कि कोलंबिया से चिली तक ये हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी फैला हुआ। देखिएगा इस मैप में ये हमारा कोलंबिया है, ऊपर वाला ये कोलंबिया का क्षेत्र है। यहाँ से लेकर ये मैप में हमारा फैला हुआ है। देखिए ये हमारा टोटल ये हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। यह क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। यानी कह सकते हैं कि कोलंबिया से लेकर चिली तक, यानी ये नीचे तक ऐसा फैला हुआ है। चिली जो कंट्री है, कोलंबिया से चिली तक ये जो है फैला हुआ है। ये पैसिफिक जो है ओशियन से कोस्टल एरिया के बाद हमारा जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा आता है उसी में एंडीज पर्वत श्रेणी आता है। ये हमारा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। आपको मैंने बताया होगा रिंग ऑफ फायर क्या है। एक तरह से प्रशांत महासागर के किनारे वाले क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जहाँ प्लेट टेक्टोनिक इवेंट होता है और लगातार जो है भूकंप और वोल्केनिक इवेंट होते रहता है। इसी क्षेत्र को प्रशांत महासागर से सटे हुए क्षेत्र को रिंग्स ऑफ फायर की कैटेगरी में रखा गया है। नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है उसी श्रेणी में आता है, और साउथ का हमारा जो क्या है एंडीज पर्वतमाला इसी श्रेणी में आता है, यानी रिंग्स ऑफ फायर के श्रेणी में आता है। उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे से हम थ्योरी पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का मुख्य जो है एंडीज माउंटेन्स है। एंडीज माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। ये एंडीज माउंटेन्स ज्वालामुखी मुर्दार पर्वत है, यानी वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन है। विश्व की सबसे लंबा और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे लंबा, याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है एंडीज माउंटेन, जिसका जो है कुल लंबाई 7200 किलोमीटर है। अगर इसकी तुलना करें हिमालय से, एशिया के हिमालय से, तो हिमालय की ऊंची सबसे ऊंचा चोटी हिमालय में एवरेस्ट है, लेकिन लंबाई के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा एंडीज पर्वतमाला हिमालय से बहुत लंबा है, क्योंकि हिमालय की लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर ही मात्र है, और इसका एंडीज पर्वतमाला की लंबाई 7200 किलोमीटर है। हिमालय के बाद दूसरा सबसे ऊंचा श्रृंखला इसी एंडीज माउंटेन में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? एवरेस्ट थी, और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी आगे मैं बताऊंगा कौन सी है, एकांकागुआ है, देखेंगे आगे। कहता है वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन किसे कहते हैं? वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन जो है प्लेटों के टकराने से जहां माउंटेन का निर्माण होता है उसे वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। यानी जब दो प्लेटें आपस में, मान लीजिए एक प्लेट है, ये इधर की तरफ मूव कर रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है, तो इनके टक्कर के बाद ऐसा बीच वाला पार्ट उठ जाता है जिसे वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण होता है। उसी के श्रेणी में एंडीज माउंटेन आता है। किन किन प्लेटों के टकराने से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है। देखिएगा, नजाका ओशियनिक प्लेट, एक ओशियनिक प्लेट है जिसका नाम क्या है? नजाका। उसके बाद दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट जो है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का प्लेट जो है, ये दोनों आपस में टकराती है, तो टक्कर से जो है एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा हाईएस्ट पीक इस पर्वत श्रेणी का क्या है? इस पर्वत श्रेणी का हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी, जैसा कि माउंट एवरेस्ट हिमालय का था, उसी तरह से एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी जो है माउंट एकांकागुआ है। ये माउंट एकांकागुआ की हाइट जो है 7021 मीटर लगभग है, 7021 मीटर। और ये एकांकागुआ अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पाया जाता है। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला एवरेस्ट था, दूसरा ये हो जाएगा। और हाईएस्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी अगर अर्थ को हम दो हेमिस्फीयर में बांटते हैं, अर्थ को दो हेमिस्फीयर में बांटते हैं, एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, तो एवरेस्ट का देखेंगे तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और जब साउदर्न की बात करेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची चोटी हमारा माउंट एकांकागुआ ही होता है, इसीलिए लिखा हुआ हाईएस्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी मान सकते हैं एकांकागुआ को। ठीक है। कहता है एंडीज पर्वत के मिडिल पार्ट में इनर मोस्ट प्लेटिव अंत पर्वतीय पठार पाए जाते हैं, जिसमें बोलिविया का पठार मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। यानी एंडीज पर्वत की जो लंबी श्रृंखला है, तो उसके बीच में जो है थोड़ी चौड़ाई पाई जाती है, जहाँ पर एक तरफ से पर्वत और दोनों तरफ से पर्वतों के बीच में कुछ पठारी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, जो कि निम्न भूमि से ऊंची होती है। प्लेट्यू की चर्चा मैंने प्लेट्यू नाम के एक वीडियो में बताया। प्लेट्यू क्या है उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
तो उसी इनर मोस्ट अंतर पर्वतीय पठार यानी दो पर्वतों के बीच में जो पठार पाए जाते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार बोला जाता है। देखिएगा यहाँ पर एंडीज का श्रेणी है और ये भी एंडीज का श्रेणी है और बीच में हमारा समतल क्षेत्र रहेगा कुछ, उसी को बोलिविया का पठार यानी प्लेट्यू कहा गया है। ये बोलिविया का पठार जो है सर्वोच्च पठारों में से एक है। यूँ कहे तो तिब्बत का पठार है, उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलिविया का पठार है, यानी विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में से एक बोलिविया का पठार भी आता है। अन्य पठारों में से देख लीजिएगा, इस कॉन्टिनेंट में अन्य कुछ और पठार है, जैसे इक्वाडोर का पठार है, पेरू का पठार है, डेस्पोब्लोडो का पठार है, पैटागोनिया का पठार है। पैटागोनिया का पठार में खनिज का भंडार पाया जाता है। तो उसके बाद मैंने अभी बताया था कि एंडीज पर्वत जो है रिंग्स ऑफ फायर का भाग है, यानी प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो है उससे जितने भी कॉन्टिनेंट सटे हुए हैं वहाँ पर महासागरीय प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का टकराव होता है, जिससे रिंग्स ऑफ फायर का निर्माण होता है। इसके भी चर्चा मैंने वोल्केनो चैप्टर में कर चुका हूँ, जाकर अगर आप प्ले लिस्ट में चाहे तो देख सकते हैं, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया प्राय होती रहती है। अब जो है ये अगर भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत होंगे, यानी ज्वालामुखी की चोटियाँ होंगी। तो इस माउंट एंडीज पर्वत श्रेणी में यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पर्वत श्रेणी है जो कि ज्वालामुखी वाली है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यानी ज्वालामुखी पर्वत है, ओजास डेल सलाडो है, चिम्बोराजो है, कोटोपैक्सी है, किम्पियाओ है, सांग्या है, एकांकागुआ है। ये सभी मुख्य रूप से फेमस वोल्केनिक पर्वत हैं, वहाँ पर माउंटेन है, जिसमें ओजेस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। उसके बाद हमने पढ़ा होगा इक्वाडोर में कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है, एक तरह का ये भी वोल्केनिक माउंटेन है, जो कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी ऊंचे ज्वालामुखी हैं, जितने भी हाईएस्ट ज्वालामुखी है, उनमें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है। सबसे हाईली एक्टिव जो है कोटोपैक्सी है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। इसकी भी चर्चा मैं मैप पे करूँगा, अभी थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। आइए एक बार हम माउंटेन्स और वोल्केनो को मैप पर देख लेते हैं। देखिए आपके सामने मैप है, इस मैप में आपको कुछ बातें दिखाऊंगा मैं। अभी मैंने आपको बताया था कि माउंट एकांकागुआ जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, या साउदर्न हेमिस्फीयर की भी सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। ये हमारा माउंट एकांकागुआ आपको मैप पर दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने बताया कि इस एंडीज पर्वत श्रेणी में कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, यहाँ हमारा कोटोपैक्सी है, यहाँ हमारा कोटोपैक्सी। उसके बाद हमारा चिम्बाराजो है, दो ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर है। उसके बाद हमारा अन्य ज्वालामुखी पर्वत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मैंने बताया था ओजोस डेल सलाडो, यहाँ पर दिख रहा होगा ओजेस डेल सलाडो। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है विश्व का, और सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचाई के अनुसार में यहाँ हमने बताया कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। ये हमारा मुख्य रूप से इस कॉन्टिनेंट की ज्वालामुखी पर्वतें थी। उसके बाद हम इस कॉन्टिनेंट की कुछ अन्य बातों को देखेंगे। देखिएगा, इस कॉन्टिनेंट में मुख्य रूप से एक झील पाई जाती है जिसका नाम है टीटीकाका झील, जिसका नाम है टीटीकाका झील। ये टीटीकाका झील बोलिविया और पेरू के मध्य में है, बोलिविया और पेरू के बीच में है टीटीकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। याद रखिएगा, टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पर लिखा हूँ। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील है। उसके बाद इस कॉन्टिनेंट में दो अन्य झील पाई जाती है, मरैकैबो झील जो कि वेनेजुएला में है, 150 फीट गहरी लैगून झील है। ये लैगून झील का मतलब होता है वैसा झील जो समुद्र किसी सागर महासागर से सटा हुआ झील हो, उसे लैगून झील बोलते हैं, जो कि 115 मीटर गहरी है। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है हमारा कौन सी? मरैकैबो झील।
ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील है। एक और झील है पोपो झील, एक और झील है पोपो झील, जो कि बोलिविया एंडीज पर्वत के, बोलिविया जो हमारा है उसके और एंडीज पर्वत के मध्य में अंतर पर्वतीय पठार पर स्थित है पोपो झील। एक बार तीनों झील को देख लेते हैं मैप पर, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, तीनों झील को देखने के लिए मैं एक 3D मैप आपको दिखाऊंगा। 3D मैप में आपको झील क्लियर रूप से दिखेगा। देखिएगा, आपको ग्लोब दिख रहा होगा, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये हमारा जो ग्लोब पे आपको दिख रहा होगा क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इस पर 3 झील मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील मैं जूम कर रहा हूँ। देखिएगा, ये ग्रीन के बीच में ब्लू कलर का एक टिटिकाका झील है, लेक टिटिकाका लिखा हुआ है, लेक टिटिकाका लिखा हुआ है। ये टिटिकाका झील है, ये टिटिकाका झील है। देख रहे हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कहाँ पे है आप चाहे तो। उसके बाद मैंने बताया था बोलिविया और एंडीज पर्वत के बीच में अंतर पर्वतीय पठार पर एक और झील है पोपो लेक। देखिए यहाँ लिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा होगा ग्रीन के बीच में, पोपो लेक लिखा हुआ भी है, उसके बीच में पोपो लेक। ठीक है, उसके बाद एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील मैंने बताया था, जो कि लैगून झील है। लैगून झील का मतलब होता है किसी सागर से वो किसी न किसी माध्यम से टच में रहेगा। देखिएगा, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको। ये ऊपर हमारा कौन सा सागर है, अटलांटिक। ऊपर हमारा कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से देखिएगा टच में है। और ये हमारा जो है लेक मैरिकोबो है, लेक मैरिकोबो झील है, जो कि एक लैगून झील है जिसकी गहराई 115 मीटर तक है। ये आपका 3D व्यू में आपने तीनों लेक को देखा। और भी बहुत सारी बातें मैं दिखाऊंगा, पहले एक बार थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, फिर इस तरह के मैप पे मैं आपको समझाते चलूँगा। देखिएगा, इसके बाद जो है इस कॉन्टिनेंट की कुछ और बातें हैं। पश्चिमी कॉर्डिलेडा के बाद हमने एक और पार्ट बताया था भौतिक विभाजन में, जो कि पूर्वी उच्च भूमि है, यानी ईस्टर्न हाईलैंड्स है। इस ईस्टर्न हाईलैंड्स को आगे समझते हैं। पूर्वी उच्च भूमि, ईस्टर्न हाईलैंड्स, हाईएस्ट एरिया देन द प्लेन्स, यानी ईस्टर्न हाईलैंड्स जो है मैदानी भाग से थोड़ा ऊंचा रहता है, और जो हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी है उससे बहुत ही कम हाइट की रहती है, उतनी ऊंची ये पर पूर्वी उच्च भूमि नहीं होती है। ईस्टर्न हाईलैंड्स के अंतर्गत कौन कौन सी उच्च भूमि आती है, ब्राजीलियन उच्च भूमि, आपको मैप पे मैंने दिखाया था, ब्राज़ील का पठार उसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई जो है अटलांटिक सागर से अधिक है, यानी पूरब से जब बढ़ेंगे अटलांटिक सागर से तो इसकी ऊंचाई अधिक है, इसकी ऊंचाई अधिक, और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई ढाल के साथ कम होती जाती है अमेजन बेसिन की तरफ। यानी अटलांटिक महासागर से चलेंगे तो ऊंचाई अधिक है, और धीरे धीरे ऊंचाई अमेजन बेसिन की ओर मंद ढाल से धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके बाद इसी ईस्टर्न हाईलैंड्स के अंतर्गत मैंने गुआना हाईलैंड्स भी बताया था, जिसी गुआना हाईलैंड्स पर जो है एंजल वाटरफॉल है, एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिएगा, विश्व की जितने भी ऊंची चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको मैं कोट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 980 मीटर है, एंजल जलप्रपात, जो कि गुयाना शील्ड पर है। और ये गुयाना शील्ड कहाँ, वेनेजुएला, यानी कंट्री हमारा कौन सा हो गया, देश हमारा वेनेजुएला में है। ये एंजल जलप्रपात किस नदी पर है, कैरोनी नदी पर, यह भी पूछ सकता है। कैरोनी नदी ओरिनोको नदी की सहायक नदी है, यानी एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पर है, और ये कैरोनी नदी ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। उसके बाद ईस्टर्न हाईलैंड के अंतर्गत पैटागोनिया का पठार आता है, एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है, ये हमारा पैटागोनिया का पठार, दिखाऊंगा इसको मैप पर। यह हमारा जो ईस्टर्न हाईलैंड्स जिसकी ब्राजीलियन उच्च भूमि यानी ब्राज़ील का जो पठार है, ये एक संपन्न क्षेत्र है। किस मामले में, देखिएगा, यहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं, आयरन और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस क्षेत्र में जो अमेजन का जो बेसिन है, अमेजन का जो पठारी भाग है, वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अधिक होता है, यानी कॉफ़ी के उत्पादन में वर्ल्ड में पहला स्थान रखता है ये। क्यों, ब्राज़ीलियन का पठार, ब्राज़ील का पठार। यहाँ पर जो है ब्राज़ील के पठार पे एक जगह है साओ पाउलो, एक जगह है जिसका नाम है साओ पाउलो, जो कि मकर रेखा पर है, जो कि कॉफ़ी ट्रेड के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ से कॉफ़ी का ट्रेड होता है। उसके बाद एक और जगह है संतोष पोर्ट,
संतोष पोर्ट जो कि कॉफ़ी का एक्सपोर्ट, इसी पोर्ट से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट वर्ल्ड में सभी जगह पे होता है। साओ पाउलो से संतोष पोर्ट तक 55 किलोमीटर की दूरी में एक ट्रेल बनाया गया है जिसका कॉफ़ी ट्रेन नाम दिया गया है। उस ट्रेन का नाम क्या है? एक ट्रेन चलती है इस 55 किलोमीटर पर, जिस ट्रेन में मुख्य रूप से कॉफ़ी का ही परिवहन किया जाता है स्पेशल। उसी ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? कॉफ़ी ट्रेन रखा गया। इसको एक बार हम हाथ से बने मैप पर देखते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था उसी मैप को देखें। देखिएगा, ये पॉइंट हमारा साओ पाउलो है, ये पॉइंट हमारा क्या है? साओ पाउलो है। और ये नीचे वाला पॉइंट हमारा संतोष पोर्ट है। ये यहीं से जो है एक्सपोर्ट होता है दुनिया में सभी जगह कॉफ़ी। और इन दोनों के बीच में जो ट्रेन चलती है कॉफ़ी के परिवहन के लिए, उसी ट्रेन का नाम क्या है? कॉफ़ी ट्रेन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है? कॉफ़ी ट्रेन। ये साओ पाउलो मकर रेखा पे, देखिएगा ये रेखा मैंने खींचा था, ये मकर रेखा पे ही साओ पाउलो स्थित है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। उसके बाद ये हो गया, आगे देखते हैं आगे कौन सी बातें हैं। उसके बाद हमारा पश्चिमी कौडिल्यरा, पूर्वी उच्चभूमि हो गया। अब पूर्वी उच्चभूमि और पश्चिमी कौडिल्यरा के बीच जो है मध्यवर्ती मैदानी भाग आता है, इसको निम्न भूमि मिडिल प्लेन्स बोलते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी और पूर्वी उच्चभूमि के मध्य नदियों के समतल और उपजाऊ मैदान को क्या बोलते हैं? मिडिल प्लेन्स बोलते हैं। साउथ अमेरिका कंटिनेंट के कुल एरिया का 45% जो है एक्वायर किया हुआ है कौन सा? यही मध्यवर्ती मैदान, जिसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ओरिनिको का मैदान, अमेजन नदी का मैदानी भाग यानी अमेजन बेसिन, उसके बाद ला प्लाटा का मैदान। ओरिनिको का मैदान, ओरिनिको तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसे ओरिनिको का मैदान बोलते हैं। सर्वाधिक विस्तार इसका वेनेजुएला में है। ओरिनिको का मैदान सर्वाधिक विस्तार वेनेजुएला में है। साउथ अमेरिका का सबसे उपजाऊ मैदान हमारा कौन सा है? ओरिनिको का मैदान है। उष्ण घास के मैदान यहाँ पर जो पाए जाते हैं उसे लानोज कहते हैं। उष्ण घास के मैदान जो पाए जाते हैं इस क्षेत्र में उसे क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। एक बार इसको देखिएगा, मैप पर मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये ओरिनिको नदी है, यहाँ हमारा ओरिनिको नदी है। और ये ओरिनिको नदी जो जिस क्षेत्र में पड़ती है वो वेनेजुएला कंट्री है। कंट्री कौन सी है? वेनेजुएला। तो इस नदी से जो नदी बेसिन का निर्माण होता है ओरिनिको का मैदान, ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट की सबसे उपजाऊ मैदान है। और यहाँ जो घास का मैदान पाया जाता है उससे लानोस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? लानोस। देखिएगा यहाँ लिखा है लानोस, यहाँ लिखा है लानोस। ये घास के मैदान जो पाए जाते हैं जो कि ओरिनिको रिवर बेसिन में है उससे क्या बोलते हैं? लानोस। क्या बोलते हैं? लानोस। ये मैं मैप पे आपको दिखाना चाहता था। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है अमेजन बेसिन। पहले उसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अमेजन का मैदान यानी अमेजन बेसिन, यानी अमेजन नदी से निर्मित जो मैदान है उसे अमेजन का मैदान बोलते हैं। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान अमेजन का मैदान है। अमेजन तथा उसकी सहायक नदियों से जो जलीय मिट्टी का निर्माण होता है उसी क्षेत्र को अमेजन का मैदान बोलते हैं। यह सेकेंड सबसे लंबी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी हमारा कौन सी है? अमेजन नदी है। मैंने पढ़ाया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है अफ्रीका में। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। लेकिन वाटर वॉल्यूम के दृष्टिकोण से देखा जाए, पानी को बहा कर ले जाने के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए कि कितनी मात्रा पानी इस नदी में बहती है, तो उस दृष्टिकोण से लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है वाटर वॉल्यूम के दृष्टिकोण से। ठीक है, कहता है ये अमेजन नदी जो है एंडीज माउंटेन से निकलती है और अटलांटिक ओशियन में मुहाना बनाती है, यानी अटलांटिक ओशियन में जाके मिल जाती है। मुहाना बनाते समय वहाँ पर एक एस्चुरी का निर्माण करती है। जिस जगह पे एस्चुरी का निर्माण करती है उस जगह का नाम है मकापा, और ये भूमध्य रेखा पर है। ये मकापा जो है भूमध्य रेखा पर है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसको ज्वार नदमुख भी हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद इस नदी से जो बेसिन का निर्माण होता है उसे अमेजन बेसिन बोलते हैं। इस नदी से जिस बेसिन का निर्माण होता है उसे अमेजन बेसिन बोलते हैं। इस अमेजन बेसिन में जो है उच्च सघन वन पाए जाते हैं। इतनी सघन वन है कि यहाँ की क्लाइमेट
बहुत ही शुद्ध है वनों को लेकर, इसलिए इसे लंग्स ऑफ प्लानेट यानी इस प्लानेट का हृदय फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ प्लानेट कहा जाता है। ये सघन वन में अमेरिंडियन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, अमेरिंडियन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। यह अमेजन बेसिन से जो है विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है उसे विषुवत रेखीय जलवायु बोलते हैं। इस पर भी हमारा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कौन सी जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो विषुवत रेखा होकर अमेजन बेसिन से गुजरती है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु को विषुवत रेखीय जलवायु कहा जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु यानी विषुवत रेखा के आसपास में जो है भारी वर्षा होती है, इसकी चर्चा मैं एक वीडियो में कर चुका हूँ। तो यहाँ पर 250 से 500 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती है। इस अमेजन बेसिन में सेल्वास नाम की लकड़ी पाई जाती है। उसके बाद कुछ जंतु पाए जाते हैं, जैसे केंडोर है जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, रिया पक्षी है, टुकन पक्षी पाया जाता है, एनाकोंडा नाम सुने होंगे आपने, मूवी भी देखा होगा। एनाकोंडा एक विशाल अजगर है जो कि इसी अमेजन बेसिन में पाया जाता है, एनाकोंडा, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर तक हो सकती है। उसके बाद लामा एक पशु है जो कि लंबी गर्दन वाला ऊँट की प्रजाति का पशु है, इस अमेजन बेसिन में पाया जाता है। कूगर है, प्यूमा है, सिंह प्रजाति, चीते सिंह प्रजाति का एक जंतु है जो कि चीते से भी शक्तिशाली होता है, जिसका नाम है कूगर या प्यूमा। ये एक सिंह प्रजाति का ही जाति है जिसका चीते से भी शक्तिशाली होता है। उसके बाद जो है कुछ अन्य बातों को देखेंगे। उसके बाद अमेजन बेसिन के बारे में एक बार मैप पर मैं देख लेता हूँ, फिर ला प्लाटा बेसिन का चर्चा करूँगा। आइए एक बार मैप देखते हैं अमेजन बेसिन का। देखिएगा ये हमारा ब्राज़ील है और ये हमारा अमेजन बेसिन का, यहाँ हमारा अमेजन नदी है। ये जो नदी है अमेजन नदी है जो कि एंडीज पर्वत से निकलता है और यहाँ अटलांटिक महासागर में मकापा नामक जगह पे क्या करता है, मकापा नामक जगह पे एस्चुरी का निर्माण करता है। ये मकापा नामक जो जगह है ये आपको मैं बोला था भूमध्य रेखा पर है। किस रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर है। तो इस बेसिन और इसकी सहायक नदियाँ, जितने भी सहायक नदियाँ आपको दिख रही होंगी, इनसे जो है एक बेसिन का निर्माण होता है। ये टोटल एरिया अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है, अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिस कारण से इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये बातें मैंने आपको समझा दी। ऊपर वाला एरिया मैंने समझाया था, ये जो होता है ओरिनिको का मैदान कहा जाता है इसको, क्योंकि ओरिनिको और इसके सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब आपको एक चीज़ और पढ़ना है जो कि मैं ला प्लाटा का मैदान पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखिएगा ला प्लाटा का मैदान क्या है। ला प्लाटा का मैदान मुख्य रूप से 3 मध्यवर्ती भूमि के बारे में बताया था। आइए ला प्लाटा का मैदान देखते हैं। ला प्लाटा का मैदान जो है ब्राज़ील के पठार के साउथ में, यानी जो ब्राज़ील का पठार है उसके दक्षिण में ला प्लाटा का मैदान समतल और उपजाऊ मैदान है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और इसकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को ला प्लाटा कहते हैं। यानी ला प्लाटा जो है 3 नदी के सम्मिलित रूप से जो निर्माण होता है उसे ही ला प्लाटा कहते हैं। कौन कौन सी नदियाँ? पराना, पराग्वे और उरुग्वे। इस मैदान में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे पंपास, सबसे फेमस पंपास घास का मैदान साउथ अमेरिका, आपने खूब रटा होगा, खूब पढ़ा होगा। तो इसी ला प्लाटा के मैदान में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे पंपास बोलते हैं। इस पंपास का मेजर पार्ट जो है अर्जेंटीना कंट्री में पाया जाता है। यहाँ पर पशुपालन बहुत बृहत स्तर पर होता है। इसी कारण से विश्व का सबसे ज़्यादा मीट का उत्पादन इस पंपास घास के मैदान से होता है। स्वाभाविक है, जहाँ घास ज़्यादा होगा वहाँ पे पशु चारागाह भी ज़्यादा होगा, और पशु ज़्यादा होंगे तो वहाँ से मांस का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। कहता है पंपास घास का मैदान जो है हाई फर्टिलाइट घास का मैदान है, जहाँ पर रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, और यहाँ जो मुख्य रूप से गेहूँ और मक्के का उत्पादन भी होता है। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है। पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर मैप पर इसको देखेंगे। ग्रांड चाको, एक ग्रांड चाको जो है शब्द है, ये भी एक घास का मैदान है। ग्रांड चाको जो है एक घास का मैदान है जो कि पंपास के नॉर्थ में पाया जाता है। ये दलदली क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है।
जो बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वा और ब्राज़ील से सटे हुए एरिया में होता है। यहाँ फेमस वुड जो है ये इस ग्रांड चाको दलदली क्षेत्र में जो है जो प्रमुख लकड़ी पाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। क्यूब्रिको लकड़ी होता है, एक लकड़ी का नाम है क्यूब्रिको लकड़ी जो कि कुल्हाड़ी तुर लकड़ी के नाम से फेमस है। यानी ये इतना कठोर होता है कि कुल्हाड़ी भी अगर इस पर वार किया जाए तो कुल्हाड़ी भी टूट जाता है, ऐसा मानना है। इसलिए इसे एक्सीब्रोकन वुड भी यानी कुल्हाड़ी तुर लकड़ी कहा जाता है। उसके बाद एक और लकड़ी पाया जाता है इस दलदली क्षेत्र में जिसका नाम है वालसल वुड। क्या नाम है? वालसल वुड। ये वालसल वुड जो है लाइट वुड होता है, ये बहुत हल्का होता है। ये इतना हल्का होता है कि इस लकड़ी से जो है बोट का निर्माण किया जाता है ताकि बोट का वजन ज़्यादा ना हो और तैरने में आसानी हो। तो याद रखिएगा वालसल वुड से बोट का निर्माण किया था, बहुत हल्का होता है। क्यूब्रिको लकड़ी बहुत ही कठोर होता है जिसे कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी कहा जाता है। ग्रांड चाको दलदली क्षेत्र होता है जो कि पंपास घास के मैदान के दक्षिण में होता है। आइए इसको एक मैप पर देखते हैं। देखिएगा यहाँ हमारा जो घास का मैदान है पंपास है, ये देखिएगा यहाँ पर पंपास, ये क्या है? पंपास। यानी कह रहा था कि ये जो हमारा ब्राज़ीलियन पठार है, ब्राज़ीलियन पठार है उसके दक्षिण में पंपास घास का मैदान पाया जाता है जो कि इसका मुख्य ज़्यादातर पार्ट किस देश में है? अर्जेंटीना में। किस में है? अर्जेंटीना में। उसके बाद इसी पंपास के नॉर्थ में कुछ दलदली क्षेत्र है ग्रांड चाको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रांड चाको। इसी दलदली क्षेत्र में दो प्रकार की लकड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि बहुत ही फेमस है। एक सबसे कठोर होती है जिसे कुल्हाड़ी तोड़ बोलते हैं और एक बहुत ही हल्की होती है जिसे नाव का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी भौगोलिक बातें हैं फिजिकल मैप पर, पॉलिटिकल मैप पर 2 वीडियो में पढ़ा और समझा। आगे कुछ और बातों को लेकर अगले वीडियो में आऊँगा इस कॉन्टिनेंट से संदर्भित। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।